अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे विवादित संगठन कौन सा है, तो शायद बहुत से लोग के मन में एक ही नाम आएगा, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कुछ लोग कहते हैं यही वह संगठन है जिसने समाज को संगठित किया, लाखों स्वयंसेवक तैयार किए और सेवा कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि आरएसएस ने भारत की राजनीति और समाज में गहरे विवाद भी पैदा किए। आखिर सच क्या है? क्या आरएसएस एक सामाजिक संगठन है या एक राजनीतिक विचारधारा है? इसकी आलोचनाएं सही हैं या इसकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज किया जाता है? इस वीडियो में मैं आपको ना किसी के पक्ष में खड़ा करूंगा और ना किसी के विरोध में। हम सिर्फ इतिहास देखेंगे, दस्तावेज देखेंगे और समझेंगे कि 1925 में शुरू हुई एक शाखा आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक क्यों है। 1925 में शुरू हुई एक छोटी सी शाखा आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में एक कैसे बन गई। कहानी शुरू होती है साल 1925 से, लेकिन 1925 को समझने से पहले उस भारत को समझना जरूरी है जहां आरएसएस का जन्म हुआ। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ सांप्रदायिक तनाव और दंगे भी समय समय पर सामने आ रहे थे। कई लोग मानते थे कि राजनीतिक आज़ादी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी समाज का संगठित और अनुशासित होना भी। यही सोच कुछ लोगों के मन में एक नया संगठन का विचार पैदा कर रही थी। इसी समय नागपुर में एक व्यक्ति लगातार इस सवाल पर सोच रहा था। नाम था डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। उनका जन्म नागपुर में हुआ। उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की, लेकिन उनका जीवन अस्पताल में नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के बीच बीतना था। कम लोग जानते हैं कि हेडगेवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गतिविधियों के कारण जेल भी गए। लेकिन समय के साथ साथ उन्हें लगा कि केवल राजनीतिक आंदोलन समाज की हर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। अगर समाज भीतर से संगठित नहीं होगा तो आज़ादी के बाद भी चुनौतियां बनी रहेंगी। यहीं से उनके मन में एक नए संगठन का विचार आकार लेने लगा। फिर आया विजयदशमी का दिन, साल 1925, नागपुर। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटा सा समूह की शुरुआत की। यही आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कहलाया। शुरुआत में ना कोई बड़ा कार्यालय, ना हजारों लोग, ना कोई राजनीतिक शक्ति, सिर्फ कुछ स्वयंसेवक जो रोज मिलते थे, व्यायाम करते थे, अनुशासन सीखते थे और देश व समाज के विषयों पर चर्चा करते थे। यही थी पहली शाखा की शुरुआत। लेकिन यहीं से एक सवाल पैदा होता है, आखिर आरएसएस का उद्देश्य क्या था? समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर हेडगेवार का लक्ष्य हिंदू समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बटे रहने के बजाय संगठित करना था। उनके अनुसार अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति संगठन की नींव थे। लेकिन आलोचक इस विचार को अलग नजरिए से देखते थे। उनका कहना है कि जब किसी संगठन का केंद्र हिंदू संगठन हो तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि भारत जैसे बहुधार्मिक देश में दूसरे समुदायों की क्या भूमिका होगी। यही वह बहस है जो लगभग 100 सालों के बाद भी जारी है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि आरएसएस शुरू से ही राजनीति करती थी, लेकिन इतिहास थोड़ा अलग तस्वीर दिखाता है। आरएसएस ने शुरुआत में खुद को चुनाव लड़ने वाला संगठन नहीं बनाया। उसका जोर शाखाओं, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और स्वयंसेवकों के निर्माण पर था। यही वजह है कि इसके समर्थक इसे एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, जबकि आलोचक पूछते हैं कि क्या यही वैचारिक प्रशिक्षण बाद में राजनीति को भी प्रभावित करने लगा। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि आरएसएस क्या है, बल्कि यह था कि जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस क्या कर रही थी। यही वह सवाल है जिस पर आज भी सबसे ज़्यादा बहस होती है, लेकिन इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतिहास सोशल मीडिया की तरह काला या सफ़ेद नहीं होता। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। उस समय उसका मुख्य जोर शाखाओं के माध्यम से संगठन और अनुशासन पर था। यही कारण है कि आरएसएस ने कांग्रेस की तरह देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन के नेतृत्व नहीं किया। यहीं से दो अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। समर्थकों का कहना है कि संगठन का उद्देश्य राजनीति नहीं, समाज निर्माण था। उनके अनुसार अगर समाज संगठित होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। दूसरी ओर आलोचक कहते हैं कि जब पूरा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस को भी प्रत्यक्ष रूप से उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए था। इतिहासकार भी इस विषय पर एकमत नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब आज भी बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन 1948 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ आरएसएस नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर दिया। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश सदमे में था।
कुछ ही दिनों बाद 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का मानना था कि उस समय का माहौल और कुछ गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था? अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको दो बिल्कुल अलग जवाब देखने को मिलेंगे। एक पक्ष कहता है हाँ और दूसरा पक्ष कहता है ना। लेकिन इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। बाद में न्यायिक प्रक्रिया में आरएसएस एक संगठन के रूप में हत्या की साजिश का दोषी सिद्ध नहीं हुई। हालांकि पटेल ने अपने पत्राचार में यह भी लिखा कि कुछ स्थानों पर आरएसएस कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और भाषणों से बना वातावरण चिंता का विषय था। यानी दो बातें एक साथ हो सकती है। पहली, आरएसएस एक संगठन के रूप में अदालत में हत्या की साजिश में दोषी सिद्ध नहीं हुई। दूसरी, सरकार ने उस समय संगठनों के कुछ पहलुओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। यही पूरा संदर्भ है कि जो अक्सर सोशल मीडिया के बहसों से गायब रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1949 में सरकार और आरएसएस के बीच बातचीत हुई। आरएसएस ने एक लिखित संविधान अपनाया और इसके बाद जुलाई 1949 में प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी संगठन हमेशा के लिए प्रतिबंधित नहीं रहा। अब कहानी पहुंचती है 1975। भारत में आपातकाल लागू हो चुका था। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं के साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। समर्थकों का कहना है कि आरएसएस ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलोचक कहते हैं कि उस संघर्ष में कई अन्य संगठनों और नेताओं का भी बड़ा योगदान था, इसलिए पूरा श्रेय केवल आरएसएस को देना ठीक नहीं होगा। आज अगर आप आरएसएस को देखें तो उसकी पहचान सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में उससे जुड़े स्वयंसेवक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं और राहत कार्यों में भी दिखाई देते हैं। समर्थकों के लिए यही आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं आलोचक कहते हैं कि सेवा कार्यों के साथ संगठन अपने वैचारिक प्रभाव का भी विस्तार करता है। यानी एक ही गतिविधि दो लोगों को दो अलग अलग नजरियों से दिखाई देती है। और अब सबसे आखिरी सवाल, क्या आरएसएस राजनीति करती है? आरएसएस स्वयं को एक सांस्कृतिक संगठन कहती है। वह चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय राजनीति, खासतौर पर जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आरएसएस का प्रभाव अक्सर चर्चा का विषय रहा है। समर्थक कहते हैं कि विचार समान होना राजनीतिक नियंत्रण का प्रमाण नहीं है। आलोचक कहते हैं दोनों के बीच वैचारिक और संगठनात्मक संबंध इतिहास का हिस्सा है। यही वजह है कि यह बहस आज भी जारी है। तो करीब 100 साल बाद भी आरएसएस को कैसे देखा जाए? क्या इसे सिर्फ विवादों से समझा जा सकता है? शायद नहीं। क्या केवल उपलब्धियों से समझा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास कभी भी एक पक्ष की कहानी नहीं होता। आरएसएस के समर्थक हैं, आरएसएस के आलोचक भी हैं। इसके योगदानों का उल्लेख भी मिलता है और इसके विवाद भी इतिहास का हिस्सा हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि इतनी जानकारी देना था कि निष्कर्ष आप स्वयं निकालें। क्योंकि इतिहास का सबसे अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो पहले दोनों पक्ष सुनता है और फिर अपना निर्णय बनाता है। और आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई तथ्य छूट गया है तो विश्वसनीय स्रोत के आधार पर कमेंट करें।